वाराणसी के उस प्राचीन और रौनक भरे शहर में, जहाँ पवित्र गंगा बहती है और मंदिरों के घंटे बजते हैं, एक पारंपरिक हवेली में एक परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया थी सुधा देवी, 50 वर्षीय एक विधवा। वह एक सख्त पारंपरिक भारतीय सास की जीती जागती मिसाल थी। उनका चेहरा गंभीर, चांदी जैसे सफेद बाल हमेशा एक सफेद जूड़े में बंधे रहते और उनकी नजर कोई चीज नहीं चूकती थी। उन्होंने 3 दशक तक अनुशासन और व्यवस्था से अपने घर पर राज किया था। उनका बेटा राजत उनकी आंखों का तारा था। एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने आखिरकार अपनी पसंद की लड़की प्रिया से शादी कर ली। प्रिया वह सब कुछ थी जो सुधा नहीं थी। दिल्ली की एक आधुनिक, स्वतंत्र सोच वाली ग्राफिक डिजाइनर जो समानता, खुली बातचीत में विश्वास रखती थी और अपने आत्मविश्वास को अपनी पसंदीदा खुशबू की तरह पहनती थी। जिस दिन से प्रिया ने हवेली में कदम रखा, एक छिपा हुआ युद्ध शुरू हो गया। बाहरी दुनिया के लिए और खासकर राजत के लिए यह पीढ़ियों का एक क्लासिक टकराव था। सुधा प्रिया के पश्चिमी कपड़ों पर टिप्पणी करती, प्रिया आराम की अवधारणा समझाने की कोशिश करती। सुधा पारंपरिक व्यंजनों पर जोर देती, प्रिया फ्यूजन कुकिंग के साथ प्रयोग करती। राजत इस क्रॉसफायर में फंस गया। उसका दिल उन 2 महिलाओं के बीच टूट गया जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह एक थका हुआ संदेशवाहक बन गया जो एक कमरे से दूसरे कमरे में फुसफुसाती हुई शिकायतें ले जाता। बेटा, उसे बोलो ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर के लिए बुरा होता है। राजत, क्या आप अपनी माँ को समझा सकते हैं कि मेरा वर्क स्टेशन ड्राइंग हॉबी कॉर्नर नहीं है? घर जो कभी खामोश और व्यवस्थित था, अब एक तनावपूर्ण, अनकही दुख से भर गया था। राजत की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने लंबे समय तक काम करना शुरू कर दिया, घर के माहौल से डरते हुए। एक शाम, एक विशेष रूप से तनावपूर्ण रात के खाने के बाद, जहां सुधा ने प्रिया की कढ़ाई पनीर को पर्याप्त मसालेदार नहीं होने के लिए आलोचना की थी, प्रिया छत पर पहुंची, निराशा के आंसू रोकती हुई। कुछ मिनटों बाद सुधा ऊपर आई। उनका चेहरा सख्त था। एक और लेक्चर देने के बजाय उन्होंने अदरक वाली चाय के 2 कप बढ़ाए। मिर्च पाउडर पुराना था, सुधा ने सीधे शब्दों में कहा। इसकी ताकत कम हो जाती है। मुझे इसे जांचना चाहिए था। लो। प्रिया हैरान, कप ले लिया। एक लंबी खामोशी छा गई, जिसे दूर किसी शाम की आरती की आवाज ने तोड़ा। मुझे अपने बेटे की हंसी की कमी खलती है, सुधा ने कहा। उनकी आवाज असामान्य रूप से नरम, उनकी नजर बहते हुए नदी पर टिकी हुई। यह घर नहीं, एक युद्ध का मैदान लगता है। प्रिया का बचाव करने का भाव चूर चूर हो गया। मुझे भी अपने पति की हंसी की कमी खलती है, उसने स्वीकार किया। और मैं आपको मुस्कुराते हुए भी देखना चाहती हूँ। मैं आपके पुराने एल्बम देखती हूँ। आप बहुत खुश नजर आती थीं। सुधा ने एक ऐसी सांस ली जो सालों के बोझ से भारी थी। मैं जीवित रहने के लिए, इस घर को चलाने के लिए इतनी सख्त बनी। खुशी एक विलासिता बन गई। उन्होंने प्रिया की ओर रुख किया। तुम मुझे मेरी याद दिलाती हो, जिद्दी, आग से भरी हुई। उस रात एक अजीब सी संघर्ष विराम की शुरुआत हुई। शब्दों का नहीं, बल्कि उस आदमी के लिए साझा दुख का, जिसे वे दोनों प्यार करती थीं। अगले दिन सुधा प्रिया के कमरे में गईं। वह एक सुंदर पुरानी चंदन की पेटली लिए हुए थी। अंदर एक बढ़िया क्रीम रंग की बनारसी रेशम की साड़ी थी, जिस पर मोरों की जटिल सोने की जरी का काम था। मेरी सास, राजत की दादी, ने यह मुझे दी थी। मैंने इसे कभी नहीं पहना। यह मेरे लिए बहुत बोल्ड थी। मुझे लगता है कि यह तुम्हें सुएगी। आने वाली पूजा के लिए इसे पहनना। प्रिया अवाक रह गई। यह रेशम और सोने में बुना हुआ एक ओलिव ब्रांच, शांति का प्रस्ताव था। यह उनका रहस्य बन गया। बाहरी तौर पर राजत और दुनिया के लिए
वे डांटती हुई सास और बगावती बहू का ढोंग बनाए रखती। राजत को किराने की सूची को लेकर एक बड़बड़ाती हुई बहस सुनाई देती और वह आ भरता इस बात से अनजान कि 1 घंटे बाद सुधा प्रिया को उनकी परफेक्ट गुलाब जामुन की चाशनी का राज सिखा रही होती और प्रिया सुधा को दिखा रही होती कि अपने बचपन के दोस्तों को वीडियो कॉल कैसे करते हैं। उनकी लड़ाई एक प्रदर्शन थी, एक नाटक जिसे उन्होंने अपने रिश्तेदारों और समाज की उम्मीदों को प्रबंधित करने के लिए किया, जो उनसे टकराव की उम्मीद करते थे। उनकी दोस्ती वह वास्तविकता थी जिसे उन्होंने गुप्त रूप से पाला पोसा। उनकी दोस्ती का रहस्य यह था, उन्होंने एक सचेत निर्णय लिया था कि एक ही आदमी से प्यार करके एक दूसरे से प्यार करें और उसकी शांति की रक्षा करें, उस संघर्ष का नाटक करके जो अब वे महसूस नहीं करती थी। मोड़ तब आया जब सालाना दिवाली का जश्न था। पूरा विस्तारित परिवार इकट्ठा हुआ था। चाची, चाचा, चचेरे भाई बहन सभी वहां थे। जैसी अपेक्षा थी, चालाक टिप्पणियां शुरू हो गईं। भाभी, प्रिया की साड़ी बहुत मॉडर्न है ना? हमारी पारंपरिक शैलियों जैसी नहीं, एक मौसी ने सुधा से कहा, एक तेज जवाब की उम्मीद करते हुए। सुधा ने अपनी चाय का एक घूंट लिया। आधुनिकता का अपना स्थान है बहन, उन्होंने शांति से कहा, लेकिन असली परंपरा घर के दिल में होती है और प्रिया का दिल सही जगह पर है। उसने अच्छी तरह से खुद को ढाल लिया है। मौसी हैरानी से चुप हो गई। बाद में जब एक चचेरे भाई ने प्रिया के साथ गपशप करने की कोशिश की कि सुधा कितनी सख्त और पुराने जमाने की है, प्रिया मुस्कुराई। सख्त? शायद, लेकिन उनके पास अनुभव का ज्ञान है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनसे सीखने को मिल रहा है। परिवार हैरान था। वह युद्ध का मैदान जिसे वे देखने आए थे, आपसी सम्मान के बगीचे में बदल गया था। अंतिम परीक्षा 1 महीने बाद आई। सुधा को गंभीर रूप से चोट लगी थी और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। वह बिस्तर पर पड़ी थी, दर्द में और पूरी तरह से निर्भर। प्रिया ने संकोच नहीं किया। उसने सुधा के कमरे में एक वर्क स्टेशन सेट किया, अपनी नौकरी का प्रबंधन किया और अपनी सास की अटूट धैर्य के साथ देखभाल की। उसने दर्द निवारक बाम लगाया, उनके पसंदीदा हल्के सूप बनाए और उन्हें पुरानी हिंदी पत्रिकाओं से पढ़कर सुनाया। एक रात राजत ने प्रिया को अपनी माँ के बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर सोते हुए पाया। उसका हाथ सुधा के हाथ को थामे हुए था। उसकी माँ जाग रही थी और प्रिया के बालों को धीरे से सहला रही थी। उसकी आंखों में इतना प्यार था कि राजत की सांस रुक गई। आखिरकार उसे समझ आ गया। बड़बड़ाती झगड़े, आहें, आंखें घुमाना, यह सब एक सावधानीपूर्वक रचा गया नाटक था। वास्तविकता छाया में खिले इस गहरे, चुप्पी भरी दोस्ती की थी। जब सुधा ठीक हो गई तो राजत ने दोनों को छत पर बुलाया। उसने उनके हाथ थामे। मैं आपका रहस्य जान गया हूँ, उसने भावुक होते हुए कहा। मैं साझा साड़ी, खाना पकाने के सबक, नकली झगड़ों के बारे में जानता हूँ। धन्यवाद। मेरी इतना प्यार करने के लिए धन्यवाद कि तुम दोस्त बन गईं। दोनों महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए। रहस्य खुल चुका था। सुधा मुस्कुराई, एक वास्तविक, दमकती हुई मुस्कान जो उनकी आंखों तक पहुंची। असली रहस्य, बेटा, यह नहीं है कि हम दोस्त बन गए। रहस्य यह है कि हम दोस्त क्यों बने। हमने पाया कि एक परिवार एक रानी वाला राज्य नहीं होता है। यह एक बगीचा है जहाँ 2 अलग अलग फूल साथ साथ खिल सकते हैं। बगीचे को सबके लिए, खासकर उस पेड़ के लिए और भी खूबसूरत बना सकते हैं जो उनके बीच में खड़ा होता है। उस दिन से नाटक बंद हो गए। वाराणसी की हवेली अपनी पारंपरिक मुखिया या आधुनिक बहू के लिए नहीं, बल्कि उन दोनों के बीच असाधारण दोस्ती के लिए जानी जाने लगी। वे एक दूसरे के बिना अधूरी हो गईं, एक साथ खरीदारी करते, एक साथ गपशप करते, एक एकजुट मोर्चा जिसने अपने पूरे समुदाय को एक शक्तिशाली सबक सिखाया।
कहानी की सीख यह है कि सबसे गहरे बंधन अक्सर साझा प्यार और बलिदान की शांत समझ में जन्म लेते हैं। दुनिया अक्सर एक सास और बहू से प्रतिद्वंद्वी होने की उम्मीद करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी दोस्ती एक खुशहाल घर की अंतिम नींव है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे छिपाए रखने के लिए नहीं है, बल्कि एक चमकदार सच्चाई है जिसकी खोज का इंतजार है, जो सबसे पुराने किस्सों को मोड़कर एक नई सुंदर वास्तविकता में बदलने में सकता है।